वो बड़ी बड़ी बंगाली आँखें मुझे अभी भी याद हैं। कुछ बोलती, कुछ सुनती और कुछ कहती। बात 90s की है। हमारे अस्पताल के पास तब शंकर नेत्रालय हुआ करता था, जहाँ पर किसी सुदूर छत्तीस परगना से ये एक दंपति अपने छोटे बच्चे को लेकर आए थे। वो व्यक्ति जो था वो मिठाई बनाने वाला था और मिठाई तलते समय उसका तेल उसके बच्चे की आंखों में चला गया था और उसी का इलाज कराने वो आया था। और अजीब सी बात देखिए, जिस दिन वो बच्चा डिस्चार्ज होने वाला था, उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी, उसी दिन इस आदमी को राइट साइड में लकवा मार गया। जैसे ही उसको लकवा मारा, थोड़ी देर तो शंकर नेत्रालय वालों ने उसका इलाज किया और उसके बाद हमारे अस्पताल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वो दंपत्ति हमारे अस्पताल में आ गए और एडमिट हो गए। जैसा कि सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में होता है, इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद, इनिशियल बेड सर्विस के बाद उनसे पैसों की मांग की जाने लगी और वो आंखें डबडबाती कुछ बंगाली में कहती। और उस समय जहाँ साउथ में हिंदी भी नहीं चलती थी, इस बंगाली औरत की बातें कौन सुनता। मैं ऐसे ही एक दिन सुबह के राउंड्स पे जब निकली तो मुझे मेरे कंसल्टेंट ने पूछा कि क्या आपको बंगाली आती है। मैंने बोला जी थोड़ी सी टूटी फूटी। इस महिला से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हस्बैंड की हिस्ट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये क्या बोल रही है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी बंगाली थी भी वैसे ही, एकदम टिपिकल गांव की छत्तीस परगना वाली बंगाली। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके पास गई, देखा 21 साल की मासूम सुंदर सी सर पर पल्लू लगी हुई वो बंगाली ताँत की साड़ी पहनी हुई छोटी सी लड़की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि भालो तुम्ही। बस मेरा इतना कहना था और उसकी आंखों से झर 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 आंसू बह के उसने बंगाली में बात करना शुरू कर दी। मुझे उसे बोलना पड़ा धीरे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे ढाढ़स बताया और उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने इशारे में अपना सिंदूर दिखाते हुए कहा कि उसका ये हस्बैंड है और उसके बेटे की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जो कि नीचे इमरजेंसी में कहीं अकेला बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम, तो वो नाम लेने में भी झिझक रही थी। मैंने उससे कहा अच्छा लिख कर बताओ। उसको हिंदी नहीं आती थी, उसने बंगला में लिख कर दिया। मैंने अपनी छोटी मोटी बंगला में उसका नाम पढ़ा और मैंने उससे कहा कि कैसे पैसे का इंतज़ाम कैसे करोगी, इशारों में पूछा। तो उसने कहा पैसे हैं पर मेरे पति ने कहीं रखे हुए हैं। इस बीच उसका पति भी अपने लेफ़्ट हैंड से मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कॉरपोरेट का ज़माना था, कॉरपोरेट अस्पतालों की कुछ मजबूरी कहिए और कुछ रूल्स कहिए, पैसे की डिमांड 2 दिन होती रही और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि उन्हें जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। उस कमसिन लड़की को, जिसको हम जहाँ कहते वहाँ चली जाती, जिसको हम बैठने को कहते बैठ जाती, जिसको हम खड़े होने को कहते खड़ी हो जाती, उसका जनरल हॉस्पिटल में जाना मेरे लिए कतई गवारा न था। मुझे लग रहा था अगर ये वहाँ गई तो पता नहीं किसके हाथों क्या हो जाएगी। उसका पति तो निस्सहाय पड़ा हुआ था और बेटा वो वहीं बैठा हुआ था। खाना पीना तो मैंने 2 दिन इनका कर दिया, पर इलाज मेरे बस की भी नहीं थी। उसी समय मेरे दिमाग में एक बात कौंधी और हमने अस्पताल में 2 दिनों में पता करने की कोशिश करी थी कि बंगाली कौन कौन है। सुदूर बंगाल से आने वाले तो कोई नहीं थे, पर हाँ चेन्नई में एक बंगाली समाज है, इतना ज़रूर हमें पता चला। मैंने अपने सीईओ से 2 दिन की और मोहलत मांगी और हमने बंगाली समाज को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। बंगाली समाज 2 दिन बाद आया। उन्होंने उस महिला को अपनी भाषा में बात करी और उससे सब कुछ पूछा और फिर उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी ली। उनकी ज़िम्मेदारी लेने के बाद वो व्यक्ति 10 दिन में ठीक हो गया और वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो घर जाने लगी तो उसने आकर मुझसे एकदम से गले लगकर कहा नमस्ते, और मैं उसको कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे याद रहीं। और यही घटना, यकीन करिए, जिसको कहते हैं ना कर्मा रिपीट्स, मेरे साथ फ्रांस के एक सुदूर प्रांत में हुई।
मैं वहाँ पर अकेली थी, मेरे पति और मेरा बेटा कहीं मार्केट गए हुए थे और सडनली मैं अपने आप को उस पूरे फ्रांस के गांव में अकेला पा रही थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस भाषा में इनसे बात करूं, इनको क्या बोलूं, इनसे कैसे बात करूं। और मुझे वो बंगाली आंखें फिर से याद आने लगी।